हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मैसूर के बारे में तथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे किस तरह से जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का दक्षिण के क्षेत्रों में पतन हो जाता है तो किस तरह से मैसूर के क्षेत्र का उदय होता है और उस मैसूर के क्षेत्र में जो दो प्रमुख शासक उभर करके आते हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान, जिनसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनाकर पूछे जाते हैं। तो उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे तथा साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरह से जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का पतन होता है तो देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे मैसूर का क्षेत्र तथा उसके ऊपर मराठाओं का क्षेत्र तथा इस क्षेत्रों में जो है हैदराबाद के निजाम आ जाते हैं। और जब यहाँ मुगल वंश शासक कर रहे होते हैं तो किस तरह से फिर जब मुगल वंश का पतन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया जाता है तो अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम में एक गुट बनती है और फिर मैसूर के क्षेत्र में जो हैदर अली और टीपू सुल्तान वहाँ के शासक होते हैं उनसे आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध को भी हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे तथा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हैदर अली किस तरह से मैसूर के शासक बनते हैं और फिर टीपू सुल्तान जो कि उनका पुत्र रहते हैं वह मैसूर के शासक के रूप में बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ पहले थोड़ा सा स्थिति को देख लेते हैं कि जब मुगल दिल्ली के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे, यहाँ पे दिल्ली के क्षेत्रों में जब मुगल वंश का शासक था, जब मुगल वंश यहाँ शासन कर रहे होते हैं तो वहीं पे अगर दक्षिण के क्षेत्रों में देखा जाए तो इस क्षेत्रों में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है उभर कर आता है। यहाँ पे दो साम्राज्य देखने को मिलता है, विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है यहाँ दक्षिण के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और होता यह है कि जब धीरे धीरे यहाँ 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा जब प्लासी का युद्ध लड़के मुगलों के सत्ता को जब धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाता है तो वहीं दक्षिण के क्षेत्रों में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कि तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखिएगा आप दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के बीच में 1565 ईस्वी में लड़ा जाता है। और 1565 ईस्वी में जब यह तालीकोटा का युद्ध लड़ा जाता है तो विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो जाता है। और जब विघटन होता है तो इस क्षेत्रों में कर्नाटक का जो क्षेत्र रहता है यहाँ पे मैसूर का क्षेत्र उभर कर आता है। इसे पहले मैसूर के नाम से ही जाना जाता था और अभी इसे कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। और इसके जस्ट ऊपर में एक साम्राज्य उभर कर आता है जो कि मराठाओं का साम्राज्य रहता है। तो मराठा साम्राज्य जो है मैसूर के जस्ट ऊपर उभर कर आता है तथा इस क्षेत्र में जो है विजयनगर के विघटन के बाद हैदराबाद के निजाम आ जाते हैं। हैदराबाद के निजाम जो हैं इस क्षेत्र में आ जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जब विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का विघटन जो है तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा जाता है उन दोनों के बीच में 1565 ईस्वी में जब वह युद्ध होता है तो विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का विघटन हो जाता है और नए नए वंश जो हैं यहाँ पे उभर कर आते हैं। तो देखेंगे कि किस तरह से इस मैसूर के क्षेत्र में जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान शासक बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि जब मुगल वंश का यहाँ जो शासक रहते हैं उनका जब पतन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया जाता है, जब यहाँ अंग्रेज शासन कर लेते हैं मुगलों के जगह पे 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़के जब यहाँ पे मुगल शासक को समाप्त कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और अंग्रेज यहाँ अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बंगाल विजय का वीडियो पढ़ लिया है जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध तथा बाद में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़के अंग्रेजों के द्वारा जो है मुगल वंश के सत्ता को समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ अपनी जड़ें
जमा ली जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बंगाल विजय के वीडियो में पढ़ लिया है। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि जब इस क्षेत्रों में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का विघटन जो है तालीकोटा के युद्ध के बाद हो जाता है, तो छोटे छोटे वंश जो है इन क्षेत्रों में उभर कर आते हैं। तो यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का विघटन जो है वह तालीकोटा के युद्ध के कारण ही होता है। और तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में लड़ा जाता है। तो इसका ईस्वी भी पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया, तथा एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है दोस्तों वह विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए जानते हैं कि जब विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का विघटन हो जाता है तो इस मैसूर के क्षेत्र में एक नए वंश वाडियार वंश जो है उभर कर आती है। वाडियार वंश की शुरुआत जो है इस मैसूर के क्षेत्रों में होती है और जिनके की संस्थापक रहते हैं चिक्का कृष्णराज। तो नाम आप याद रखिएगा। जब विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का विघटन होता है तालीकोटा के युद्ध के बाद, तो इस मैसूर के क्षेत्र में एक नए वंश वाडियार वंश की शुरुआत चिक्का कृष्णराज के द्वारा किया जाता है। और यही चिक्का कृष्णराज के दो सेनापति होते हैं जिन्हें कि हम लोग देखते हैं। तो इनके एक सेनापति होते हैं नंदराज तथा दूसरे सेनापति देवराज होते हैं। तो चिक्का कृष्ण राज का जो शासन है वह मैसूर के क्षेत्रों में उनके दो सेनापतियों के सहयोग, जो कि नंदराज और देवराज रहते हैं, उनके सहयोग से चलना प्रारंभ हो जाता है। और जब यह शासन कर रहे होते हैं तो उसी दौरान नंदराज जो उनका सेनापति रहते हैं, उनके सेना में एक हैदर अली नाम के सैनिक जो हैं वह उभर कर आते हैं। और कहा जाता है कि हैदर अली एक बहुत ही शक्तिशाली सैनिक के रूप में उनके शासन में उभर कर आते हैं। और जब जो हैदर अली रहते हैं वह नंदराज का सहयोग देने लगते हैं। कई युद्ध जो है नंदराज को हैदर अली के द्वारा जिताया जाता है। तो धीरे धीरे कहा जाता है कि नंदराज का लोकप्रियता जो है वह बढ़ने लगता है। और होता यह है कि कुछ दिनों के बाद जब चिक्का कृष्णराज की मृत्यु होती है तो हैदर अली चूंकि एक कुशल सैनिक के रूप में उभर कर आते हैं, तो अगले जो मैसूर के शासक बनते हैं वह नंदराज बन जाते हैं। और कहा जाता है कि हैदर अली के सहयोग से ही नंदराज अगले शासक के रूप में मैसूर की गद्दी पे बैठते हैं। जब नंदराज शासन कर रहे होते हैं तो हैदर अली के मन में लोभ आता है, चूंकि वह जब सोचते हैं कि नंदराज का जितना भी शासन है वह मेरे बदौलत ही खड़ा किया गया है, हमारे बलबूते पे, हमारे ताकत के बदौलत ही उनका जो शासन है उन्हें मिला है। इसीलिए हैदर अली के मन में लोभ उत्पन्न होता है और हैदर अली के द्वारा 1760 ईस्वी में नंदराज की हत्या कर दी जाती है। और नंदराज की हत्या 1760 ईस्वी में करने के बाद हैदर अली जो हैं वह मैसूर के गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो आइए जानते हैं हैदर अली के बारे में कुछ उनकी बेसिक जानकारी, उनकी प्रारंभिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हैदर अली के बारे में अगर कहा जाए तो हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में एक शिया मुस्लिम परिवार में कर्नाटक के क्षेत्रों में हुआ था। यह जो मैसूर का क्षेत्र है इसे ही अभी कर्नाटक के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसी मैसूर के क्षेत्र में जो है हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में एक शिया मुस्लिम परिवार के यहाँ होता है। तो यह आप याद रखिएगा कि उनका जन्म एक शिया मुस्लिम परिवार के यहाँ 1722 ईस्वी में होता है। अगर उनके पूरा नाम की बात किया जाए, उनका पूरा नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उनका पूरा नाम भी आप याद रखिएगा। हैदर अली का पूरा नाम था सुल्तान हैदर अली खान बहादुर। उनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? सुल्तान हैदर अली खान बहादुर था। तो नाम याद रखिएगा। उनकी पत्नी का जो नाम था वह था फख्र उल निसा। पत्नी का नाम भी आप याद रखिएगा। उनकी पत्नी का नाम फख्र उल निसा था, जिन्हें कि फातिमा बेगम के नाम से भी जाना जाता था।
तो उनकी पत्नी को फातिमा बेगम के नाम से भी जाना जाता था। और इसी फातिमा बेगम से एक पुत्र पैदा होता है जिसे कि टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और यह टीपू सुल्तान मैसूर के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर आते हैं और कई कार्य करते हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और कहा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु जो है वह 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर जब चल रहा होता है तो उसी के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है हैदर अली के बारे में कि इनके पीठ में एक कैंसर रहता है और कैंसर के घाव के कारण जब कैंसर का घाव बढ़ जाता है तो 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब हैदर अली की मृत्यु होती है तो इनके पुत्र जो रहते हैं टीपू सुल्तान, वह मैसूर के अगले शासक के रूप में गद्दी पर बैठते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जब हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हो जाती है तो इनके जो पुत्र रहते हैं टीपू सुल्तान, वह मैसूर के अगले शासक के रूप में अपने पिता के मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठते हैं। तो आइए टीपू सुल्तान की कुछ प्रारंभिक जानकारी जो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। टीपू सुल्तान की अगर जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म जो है 20 नवंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। तो आप याद रखिएगा इनका जन्म जो है कर्नाटक के कोलार जिला में 1750 ईस्वी में, स्मॉल डेट भी आप याद रखिएगा दोस्तों, 20 नवंबर 1750 ईस्वी में इनका जन्म जो है कर्नाटक के कोलार जिला में होता है। फिर इनका पूरा नाम की अगर बात किया जाए तो इनका पूरा नाम जो था वह सुल्तान फतेह अली खान टीपू था। तो टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था दोस्तों? सुल्तान फतेह अली खान टीपू था। तो इनके पूरे नाम को भी आप याद रखिएगा। इनकी राजधानी जो थी, टीपू सुल्तान अपनी राजधानी जो है वह श्रीरंगपट्टनम बनाते हैं। तो इनकी राजधानी से बनाकर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इनकी राजधानी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जब वह शासक बनते हैं अपने पिता के मृत्यु के बाद, तो वह अपनी जो राजधानी है वह श्रीरंगपट्टनम में बनाते हैं। तो यह आप याद रखिएगा कि राजधानी जो है टीपू सुल्तान के द्वारा श्रीरंगपट्टनम में बनाया जाता है। कहा जाता है कि जब 1782 में इनकी पिता की मृत्यु होती है और जब यह गद्दी पे बैठते हैं तो यह अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम तो ले ही जाते हैं, साथ ही साथ यह कई महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। और कई महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण ही टीपू सुल्तान को इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यह भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। आइए इनकी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम लोग प्राप्त करते हैं। एक थॉमस मुनरो नाम के एक व्यक्ति थे जो कि इन्हें अशांत आत्मा कहकर पुकारे थे। तो टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किनके द्वारा कहा गया? तो थॉमस मुनरो के द्वारा कहा गया था। तो नाम याद रखिएगा आप कि टीपू सुल्तान को थॉमस मुनरो के द्वारा अशांत आत्मा कहा गया था। दोस्तों टीपू सुल्तान के द्वारा फ्रांसीसियों की मदद से एक जैकोविल क्लब की स्थापना जो है श्रीरंगपट्टनम में करवाई जाती है। जो उनकी राजधानी रहती है श्रीरंगपट्टनम, जो वह अपनी राजधानी बनाते हैं टीपू सुल्तान, वह फ्रांसीसियों की मदद से एक जैकोविन क्लब की स्थापना करवाते हैं। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैकोविन क्लब की स्थापना किनके द्वारा करवाया गया? तो फ्रांसीसियों की मदद से टीपू सुल्तान के द्वारा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोविन क्लब की स्थापना करवाई गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है जब चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध, जब दोस्तों अंग्रेज जो हैं गुट बना लेते हैं मराठाओं और यहाँ पे निजाम के साथ, जब अंग्रेज मराठा और निजाम एक गुट बना लेते हैं और गुट बना करके जब टीपू सुल्तान से
आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है तो कहा जाता है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही रणभूमि में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु को भी आप याद रखिएगा, 4 मई 1799 ईस्वी में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ते के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो इसे आप इसके स्मॉल डेट को भी आप याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में ही हो जाती है। और मृत्यु के बाद इन्हें जो है इनके माता पिता के कब्र के पास ही श्रीरंगपट्टनम में ही दफना दिया जाता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद यहाँ पे मैसूर क्षेत्र, मराठा तथा निजाम जो हैं यहाँ उभर कर आते हैं। और इस मैसूर के क्षेत्रों के दौरान ही हैदर अली और टीपू सुल्तान जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो अब उभर कर आते हैं और उनसे जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो चलिए आइए हम लोग आंग्ल मैसूर को एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस चार्ट के माध्यम से हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेज, निजाम और मराठाओं के सम्मिलित गुट तथा मैसूर के जो शासक रहते हैं टीपू सुल्तान तथा हैदर अली, उनके बीच आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े जाते हैं। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पूछ दिए जाते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको याद ये नहीं रहता है कि कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, उस समय वहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही है आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। उन सारी चीज़ों को हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से जब दक्षिण के क्षेत्रों में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का विघटन होता है, पतन हो जाता है और अंग्रेज जो है दिल्ली के क्षेत्रों में मुगल शासकों को हरा करके वह अपना आधिपत्य जो है जमा लेते हैं, तो वह चाहते हैं कि दक्षिण के क्षेत्रों में भी वह अपना विस्तार करे और साथ ही साथ जो दक्षिण के क्षेत्रों में मैसूर का जो क्षेत्र उभर के आता है, तो मराठा और निजाम जो रहते हैं उनकी उभरती शक्ति को देखकर वह भी जलने लगते हैं और वह भी चाहते हैं कि किसी तरह से जो मैसूर का क्षेत्र है, जो मैसूर के शासक हैं, उन्हें परास्त किया जाए, उन्हें हराया जाए। और इसी कारण होता है कि अंग्रेज और मराठा तथा निजाम के सम्मिलित गुट से जो है आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर के शासकों के द्वारा लड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि कितने आंग्ल मैसूर युद्ध जो हैं इन तीनों चारों के सम्मिलित गुट के बीच में लड़ा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि 4 महत्वपूर्ण आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इन चारों के सम्मिलित गुट के बीच में लड़ा जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिनमें से प्रथम जो पहले 2 आंग्ल मैसूर युद्ध रहते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वह हैदर अली के शासनकाल में लड़े जाते हैं, जबकि तृतीय तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान लड़े जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके वर्ष के बारे में कि किस वर्ष में जो है वह युद्ध लड़ा गया था। तो वर्ष से भी क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वर्ष को भी आप याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। तो आप याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच में लड़ा जाता है। उस समय अगर गवर्नर की बात करें तो उस समय जो है, चूंकि सिर्फ बंगाल के क्षेत्र के ही गवर्नर रहते हैं, तो इस समय के गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो इस समय गवर्नर नहीं थे। फिर अगर आगे बात किया जाए, रॉबर्ट क्लाइव ऐसे रहते हैं, लेकिन सिर्फ वह बंगाल के क्षेत्रों के गवर्नर रहते हैं, इसीलिए गवर्नर से क्वेश्चन यहाँ नहीं बनते हैं। फिर अगर कहा जाए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक संधि होती है। जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, युद्ध के समाप्ति के जस्ट बाद ही संधि किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1767 से 1769 ईस्वी में लड़ा गया
और 69 में जब युद्ध समाप्त होता है तो 1769 ईस्वी में एक संधि होती है जिसे कि मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्ति के बाद कौन सी संधि की जाती है, तो मद्रास की संधि की जाती है 1769 ईस्वी में युद्ध के समाप्ति के बाद। अब आइए जानते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या महत्वपूर्ण बातें रहे, क्या युद्ध, किससे युद्ध लड़े गए और इस युद्ध में कौन विजय होते हैं। तो इन महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानते हैं। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध रहता है, चूंकि अंग्रेज चाहते हैं और मराठा और निजाम भी चाहते हैं कि मैसूर के शासक को जो है वह परास्त किया जाए। और होता यह है कि प्रारंभ में जो है अंग्रेज, मराठा और निजाम के बीच में एक समझौता होता है, एक संधि होता है और तीनों मिलकर के वह एक गुट बना लेते हैं। और कहा जाता है कि गुट बना करके वह मैसूर के जो शासक होते हैं उस समय हैदर अली, उनसे युद्ध लड़ने का प्लान किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि हैदर अली जो है अपनी कूटनीति का परिचय देते हैं, अपनी चालाकी का परिचय देते हुए वह मराठा और निजाम को जो है कुछ क्षेत्रों को देने का वादा करके उन्हें अपनी ओर मिला लेते हैं। और मराठा और निजाम जो रहते हैं वह अंग्रेज से हट करके वह आकर के हैदर अली के तरफ मिल जाते हैं। और जिसका परिणाम यह होता है कि अंग्रेज को जो है इस युद्ध में बुरी तरह से हारना पड़ता है। चूंकि अंग्रेज इस समय जब यह युद्ध लड़ा जाता है 1767 से 1769 के बीच में, इससे पहले अंग्रेज जो हैं मुगलों को हरा करके दिल्ली के क्षेत्रों में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ करके उस क्षेत्रों में अपना बड़ा ही साम्राज्य विस्तृत कर लेते हैं। और जब यह युद्ध हारते हैं, कहा जाता है मैसूर के जो शासक रहते हैं हैदर अली, उनसे जब यह युद्ध अंग्रेज हारते हैं तो इन्हें बहुत ही शर्मनाक स्थिति में इस युद्ध को हारना पड़ता है। और कहा जाता है कि बहुत ही लज्जा होती है अंग्रेजों को इस युद्ध को हारने के बाद, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध जब जीतते हैं अंग्रेज तो उस समय वह एक बहुत ही बड़े शासक के रूप में उभर कर आए हुए रहते हैं। लेकिन 1769 ईस्वी में उन्हें जो है यहाँ पे मैसूर में हैदर अली के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और उन्हें एक बहुत ही लज्जापूर्ण संधि करनी पड़ती है, जिस संधि को मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। और इस युद्ध में जो है हैदर अली अंग्रेजों को हराते हैं, यानी कि अंग्रेजों की पराजय होती है तथा हैदर अली की विजय होती है। और इस युद्ध के बाद एक संधि की जाती है जिसे कि मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होता है। इस संधि में यह होता है कि सब अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट जाते हैं। और कहा जाता है कि अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में यह संधि होता है और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में यह समझौता होता है कि अगर कोई भी अगले बार से दोनों से किसी से अगर कोई अगला युद्ध लड़ा जाएगा तो इस युद्ध में एक दूसरे की सहायता की जाएगी। और यह सहायता करने की बात कह करके यह संधि, मद्रास की जो संधि है वह 1769 ईस्वी में कर ली जाती है। फिर अगर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो दूसरे युद्ध जो होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें अंग्रेजों को इसका उत्तरदायी माना जाता है। होता यह है कि जब 1771 ईस्वी में मराठाओं और मैसूर के शासकों के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है, तो इस युद्ध में जब मैसूर के शासक हैदर अली जो रहते हैं वह अंग्रेज से जब सहायता मांगते हैं तो अंग्रेज उनकी सहायता नहीं करते हैं। और सहायता नहीं होने के कारण जो होती है उनकी जो संधि रहती है उस संधि का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि संधि में बात कही गई थी कि कोई भी अगर एक दूसरे से युद्ध लड़ेगा तो उस युद्ध में उसकी सहायता करेगा। लेकिन 1771 ईस्वी में जब मराठाओं से मैसूर के शासक युद्ध लड़ते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा उस युद्ध में उनकी साथ नहीं दी जाती है और इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा संधि की उल्लंघन कर दी जाती है और इसी का नतीजा होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आप याद रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक लड़ा गया था
और इस युद्ध में अंग्रेजों की जो है संधि को उल्लंघन करने के कारण यह युद्ध होता है। तो यह भी आप याद रखिएगा। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का डेट आप याद रखिएगा 1780 से 84 के बीच में। और इस समय जो अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर रहते हैं वह रहते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर का भी आप याद रखिएगा नाम, क्योंकि गवर्नर से भी क्वेश्चन बनाकर इस तरह से पूछ दिए जाते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वह वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इनका भी आप नाम याद रखिएगा। और जो युद्ध हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वह 80 से 84 के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में कहा जाता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह आयर कूट के द्वारा किया गया था। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बना करके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह आयर कूट के द्वारा किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। कहा जाता है कि इस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान एक पोर्टोनोवा का युद्ध होता है और इस पोर्टोनोवा के युद्ध के दौरान ही हैदर अली की जो है मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि हैदर अली को पीठ में एक कैंसर का बीमारी रहता है और इसी पोर्टोनोवा युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु जो है उस कैंसर की बीमारी के कारण हो जाती है। और 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाकर पूछ दिए जाते हैं कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चूंकि जो इनके पुत्र रहते हैं हैदर अली के, टीपू सुल्तान, वह लगभग करीब कहा जाता है कि 15 वर्षों के उम्र से ही वह युद्ध कला में निपुण हो जाते हैं और अपने पिता के कई युद्धों में साथ देते हैं। और जब 1782 में इनकी पिता की मृत्यु होती है तब वह जो है इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को संभालते हैं। और कहा जाता है कि करीब 2 वर्षों तक इस युद्ध को जो है यानी कि 82 से 84 तक टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों से लड़ा जाता है। और टीपू सुल्तान बड़े ही साहसपूर्वक अंग्रेजों से यह युद्ध लड़ते हैं और कहा जाता है कि अंत में आकर यह युद्ध जो है बराबरी पर आकर समाप्त होता है। यह युद्ध में ना ही अंग्रेज जीत पाते हैं और ना ही टीपू सुल्तान जीतते हैं और यह युद्ध जो है बराबरी पर आकर के समाप्त हो जाता है। और कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसे मंगलौर के संधि के नाम से जाना जाता है और यह संधि 1784 ईस्वी में होती है। हम आप लोगों को पहले ही बताया दोस्तों कि जब युद्ध समाप्त होगी तो उसी के जस्ट बाद संधि होगी। तो पहला युद्ध 69 में समाप्त हुआ, तो 69 में ही संधि हुई थी जिसे कि मद्रास के संधि के नाम से जाना गया। और दूसरा युद्ध 80 से 84 चला, तो 84 में जो है समाप्त होता है युद्ध। तो 84 में मंगलौर की संधि जो है वह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच होती है। तो इस संधि के साथ ही इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। फिर इसके अगले बार जो होता है वह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 ईस्वी के बीच में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होता है। और इस युद्ध के होने का जो कारण रहता है वह रहता है कि टीपू सुल्तान जो हैं, चूंकि उनके पिता से कई युद्ध जो है लड़ा जाता है अंग्रेजों के द्वारा, इसीलिए टीपू सुल्तान चाहते हैं कि अंग्रेजों को दक्षिण के क्षेत्रों से खदेड़ करके उन्हें भगाया जाए, पूरे भारत के क्षेत्रों से उन्हें भगा दिया जाए। और इसी कारण जो है टीपू सुल्तान फ्रांस तथा कंस्तुनतुनिया जो कि भारत से बाहर के देश रहते हैं उनसे मदद लेना प्रारंभ कर देते हैं। और जब फ्रांस और कस्तुनतुनिया से मदद लेने की शुरुआत करते हैं टीपू सुल्तान, तो यह बात जो है अंग्रेजों को खटक जाती है। और साथ ही साथ उनके जो पड़ोसी जो शासक रहते हैं, पड़ोसी जो देश रहते हैं, मराठा और निजाम का क्षेत्र जो रहता है, उन्हें भी यह बात खटक जाती है। और कहा जाता है कि फिर जो है टीपू को हराने के लिए अंग्रेजों में, मराठाओं में तथा निजाम में एक गुट बन जाती है और वह तीनों मिलकर के जो है कहा जाता है कि वह टीपू सुल्तान से युद्ध लड़ते हैं।
और कहा जाता है कि इस युद्ध में जो है निजाम और मराठा को अंग्रेज जो है कुछ क्षेत्रों को देने का वादा करके उन्हें अपनी ओर मिला लेते हैं। और चूंकि वह फ्रांस और कस्तुनतुनिया से मदद ले रहे होते टीपू सुल्तान, तो इसलिए भी यह बात अच्छी नहीं लगती है मराठाओं और निजाम के शासकों को, इसीलिए वह अंग्रेजी सेना के तरफ से जा करके मिल जाते हैं। और जिसका परिणाम यह होता है कि टीपू सुल्तान को जो है इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। और हार के सामना करने के साथ साथ ही उन्हें अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। और इस संधि को जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस संधि के दौरान जो है टीपू सुल्तान के द्वारा अपना आधा राज्य जो है वह अंग्रेजों को दे दिया जाता है। और अंग्रेजों के द्वारा ही वादे के अनुसार कुछ क्षेत्र जो है वह मराठाओं तथा निजाम को जो है, जो अनुपयोगी क्षेत्र रहते हैं, जो उतना उपयोगी क्षेत्र नहीं रहते हैं, वह मराठाओं और निजाम को अंग्रेजों के द्वारा दे दिया जाता है। और इस समय जो अंग्रेज के जो गवर्नर जनरल रहते हैं वह रहते हैं कार्नवालिस। तो यह भी आप याद रखिएगा नाम कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह कार्नवालिस थे। और इस युद्ध के बाद ही श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वह 1792 ईस्वी में किया जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध है वह 90 से 92 तक चलता है। और 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में कर लिया जाता है। और बदले में टीपू सुल्तान के द्वारा अपना आधा राज्य जो है वह अंग्रेजों को दे दिया जाता है। और इस समय जो गवर्नर जनरल रहते हैं वह कार्नवालिस रहते हैं। और कार्नवालिस के द्वारा ही एक शब्द कहा गया है इस युद्ध में हारने के बाद टीपू सुल्तान के, कि हमने अपने मित्र को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और अपने शत्रु को परास्त भी कर दिया। यानी कि वह अनुपयोगी जो जमीन रहता है, अनुपयोगी जो क्षेत्र रहता है, वह मराठाओं और निजाम को देते हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि हमने अपने मित्र को, जो हमारे मित्र सहयोगी थे, उन्हें उतना मजबूत भी नहीं होने दिया, और जो मेरा शत्रु था यानी कि जो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थे, उन्हें पराजित भी कर दिया। तो यह कथन कार्नवालिस के द्वारा कहा गया था। तो इस कथन को भी एग्जाम में बनाकर पूछ दिया जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पूछ दिया जा सकता है दोस्तों कि किसने कहा कि हमने अपने मित्र को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और अपने शत्रु को परास्त भी कर दिया। तो यह कथन जो है कार्नवालिस के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद कहा गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1799 ईस्वी में लड़ा जाता है। और इस समय जो अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल रहते हैं वह रहते हैं बेलेजली। तो नाम याद रखिएगा आप दोस्तों कि उस समय जो गवर्नर जनरल रहते हैं वह बेलेजली रहते हैं। और कहा जाता है कि इस युद्ध में जो है सहायक संधि नहीं स्वीकारने के कारण जो है टीपू सुल्तान से यह युद्ध लड़ा जाता है। जब बेलेजली उस समय आते हैं बन करके वहाँ के गवर्नर जनरल, तो कहा जाता है एक सहायक संधि जो है बेलेजली के द्वारा लाया जाता है। और टीपू सुल्तान के यहाँ भी वह प्रस्ताव भेजा जाता है, लेकिन टीपू सुल्तान के द्वारा वह संधि को नहीं स्वीकारने के कारण चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा जाता है। और चूंकि टीपू सुल्तान तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही बहुत कमजोर हो चुके थे, इसीलिए इस युद्ध में आसानी से अंग्रेज जो हैं टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। और कहा जाता है कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वह युद्ध के मैदान में ही हो जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है दोस्तों 1799 ईस्वी में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान युद्ध भूमि में ही हो जाती है। तो इस चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को बारी बारी से समझा। आइए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को जल्दी से, ताकि सारी चीज़ें फिर से हम लोगों को याद हो जाए। तो हम लोगों ने देखा 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। तो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले डेट को हम लोग देख लेते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया। ये दोनों आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह हैदर अली के समय में लड़ा जाता है। और इसी बीच में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु कैंसर के कारण हो जाती है। फिर अगर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें
तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 90 से 92 के बीच में लड़ा जाता है, यानी कि 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1799 ईस्वी में लड़ा जाता है। और इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है अंग्रेजों के द्वारा युद्ध के मैदान में कर दी जाती है। तो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को हम लोगों ने देखा। और इस समय हम लोगों ने देखा कि गवर्नर जनरल कौन थे। तो अगर पहले में तो कोई नहीं था, अगर दूसरे में बात किया जाए तो दूसरे में वारेन हेस्टिंग्स थे, तीसरे में कॉर्नवालिस थे और चौथे में लॉर्ड बेलेजली थे। तो गवर्नर जनरल के क्रम को भी हम लोगों ने समझा। और संधि की अगर बात किया जाए तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलौर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और जो संधि हुई दोस्तों यह जस्ट युद्ध के समाप्ति के बाद होता है। तो अगर युद्ध का डेट आपको याद हो तो संधि का डेट आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 67 से 69 हुआ तो 69 में संधि किया जाएगा। फिर दूसरा 80 से 84 हुआ तो 84 में संधि। और तीसरा जो है जैसे कि 90 से 92 तो 92 में संधि किया जाएगा। तो यह भी आप याद रखिएगा कि जैसे ही युद्ध की समाप्ति होगी उसके जस्ट बाद ही संधि किया जाएगा। तो इस चार्ट के माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्ध को समझने का प्रयास किया। तो आशा करते होंगे दोस्तों कि आप लोगों को आंग्ल मैसूर युद्ध आसानी से याद हो गया होगा इस चार्ट के माध्यम से। तो अगर सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई है, सारी चीज़ें याद हो गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।